नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रामनगर चिंतन बैठक की जानकारी देंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम के मिलने का कार्यक्रम है। धन सिंह और सतपाल महाराज भी पहुंच रहे हैं दिल्ली। आलाकमान से मुलाकात करेंगे दोनों नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां आपको बता दें कि दोनों नेता जो हैं वो मुलाकात करेंगे आलाकमान से। धन सिंह और सतपाल महाराज भी पहुंचे हैं दिल्ली। आलाकमान से मुलाकात करेंगे दोनों ही नेता। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का आज दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात होगी उनकी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, तीरथ सिंह रावत का आज दूसरा दिन है राजधानी दिल्ली में और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो दो नेता आए हैं राजधानी, धन सिंह और सतपाल महाराज, दोनों ही आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे साथ फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं और गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से, गौरव यादव। सबसे पहले मैं गौरव यादव आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ हलचल है? तीरथ सिंह रावत का आज दूसरा दिन है राजधानी में और फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है धन सिंह और सतपाल महाराज को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका बताना चाहेंगे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कल रात, यदि सूत्रों की माने तो कल रात मुख्यमंत्री ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है और पूरा ही जो समीकरण है, चुनावी समीकरण है, उसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने सौंपी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत को जो बुलाया गया है, क्योंकि पार्टी आला हाईकमान चाहता है कि सभी वरिष्ठ नेताओं से एक बात पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि चुनाव आयोग लगभग 6 महीने से कम का जब समय होता है तो चुनाव कराने में को मना कर देता है और अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव वो जो मेन चुनाव होते हैं उसी में चुनाव कराता है। ऐसे में अटकलें कई लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि चेहरा बदल भी सकता है, हो सकता है कि कई चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि दोनों वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा किस तरीके की भूमिका बनाई जाए। और जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सुबह से अपने आवास पर ही हैं। बीती रात लगभग जो जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई थी वो लगभग 1:30 रात हुई थी और उसी समय उन्होंने अपनी सारी बातें रखी थी और इसी के बाद आज सुबह से ही धन सिंह रावत और सतपाल महाराज को भी कॉल किया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, लेकिन अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट रूप से सामने निकल के नहीं आ रही है। जी फहीम तन्हा हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, राजधानी दिल्ली में आज दूसरा दिन है तीरथ सिंह रावत का, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि देहरादून में इस वक्त क्या हलचल है उनके इस मीटिंग को लेकर? देखिए, सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर के देहरादून, ये कहें कि उत्तराखंड की राजनीति में एक हलचल है, अलग तरीके की हलचल है और कई उसमें एक्सपेक्ट जोड़ करके देखा जा रहा है। चाहे बीजेपी के अंदर की राजनीति की बात करें, चाहे कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की राजनीति की बात करें, सीएम के दिल्ली दौरे को, दिल्ली के इस अचानक के दौरे को सीएम के उपचुनाव से जोड़कर और सीएम के आगे की जो हालात होंगे राज्य सरकार के, उन तमाम पहलुओं को जोड़ करके देखा जा रहा है। अभी चूंकि अमित शाह और जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात हुई है सीएम तीरथ सिंह रावत की और अभी तक वो लौटे नहीं। उनके लौटने का कार्यक्रम आज देर शाम तक है, तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास। यानी आज दिन भर की उनकी दिल्ली की कवायद है और इसमें भी वो कई केंद्रीय पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो लिहाजा सहज स्थिति नहीं है सरकार के अंदर, ये इस नजरिए से इसको देखा जा रहा है। और चूंकि सरकार के सामने या बीजेपी संगठन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री का 10 सितंबर को कार्यकाल 6 महीने का पूरा हो रहा है और उससे पहले पहले उनको विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना है। कहां से किस सीट चुनाव लड़ेंगे? ये गंगोत्री की एक सीट खाली है जिस पर माना जा रहा है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैसे चुनाव होगा अभी तक इस बात की भी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। निर्वाचन आयोग के सामने एक दूसरी जो 5 मई को आदेश जारी हुआ था कि उपचुनाव पर कोविड काल में रोक लगाई गई थी, एक वो आदेश अभी तक
स्टैंड करता है अपनी जगह। दूसरा ये कि 1 साल से कम का वक्त है, ऐसे में चुनाव आयोग क्या रास्ता निकालेगा चुनाव कराने का, ये निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, उस तरीके से फैसले लिया जाएगा। दूसरा ये कि क्या तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार 2022 के चुनाव में जाएगी, हाँ। तो इसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष कर रहा है। बहरहाल अलग अलग एस्पेक्ट से इसको देखा जा रहा है और अलग अलग नजरिए से, लेकिन चूंकि अचानक बुलाया गया था सीएम को दिल्ली और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी, जैसा कि और अभी तक ये बातचीत का सिलसिला जारी है। तो फहीम हमारे साथ गौरव भी जुड़े हैं। गौरव, कल रात भी हमने देखा था कि लगातार बातचीत हुई थी, 12 बजे तक बातचीत चली, लेकिन आज फिर एक बार जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इन सब के बीच धन सिंह और सतपाल महाराज के दिल्ली पहुंचने के मायने क्या हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान जो है वो जो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करना चाहती है, उनसे वहाँ का समीकरण समझना चाहती है। यदि उपचुनाव होता है तो किन जगहों से, किस जगह से, किस सीट से सेफ रहेगा और किन चीज़ों को वहाँ पर देखा जाना चाहिए, उस सब को लेकर एक वार्ता होनी है। और वहीं दूसरी तरफ यदि उपचुनाव नहीं होता है तब क्या किया जाए, इस सब को लेकर एक चर्चा होनी है। और वो समीकरण बनाना, वो भूमिका बनाने के लिए ही आज से जो जेपी नड्डा की मुलाकात होनी है और उसमें धन सिंह रावत और इनका सतपाल महाराज का होना भी संभावित बताया जा रहा है। जी लेकिन गौरव, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम अटकलें भी अलग तरीके से लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच में चुनाव क्योंकि नजदीक हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या सौंप सकते हैं तीरथ सिंह रावत को? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव नज़दीक है और सब पूरा का पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री का फेस होता है और हर तरीके से देखा जाता है कि कितना साउंड है उस फेस में और कितना पकड़ है, किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं निकल कर। और ये सब चीज़ें जब अभी कुछ दिन पहले जब तीरथ सिंह रावत को चुना गया था। ठीक है गौरव, मैं आपको रुकना चाहूंगी। देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन जी, आप ही से जानना चाहूंगी कि किस चीज को लेकर बातचीत हो रही है तीरथ सिंह रावत के साथ? लगातार बैक टू बैक मीटिंग हो रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है आपकी तरफ से? लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि रामनगर में हुए चिंतन शिविर के बाद जो वहाँ निर्णय लिए गए, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के दौरों का भी निर्णय हुआ है, उन सब के बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत कराना है और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करने हैं। और मुख्यमंत्री जी आज भी दिल्ली में और आज शाम को वो दिल्ली से देहरादून लौट भी रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी जब मीटिंग करके निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। लेकिन जो अब तक की स्थिति ये है कि जो चिंतन शिविर में चीजें तय हुई हैं और भावी रणनीति है, उसके बारे में वे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा वार्ता कर रहे हैं। धन सिंह और सतपाल महाराज भी दिल्ली पहुंचे हैं, आला कमान से उनकी भी मुलाकात हो सकती है, तो क्या उन्हें भी कोई जिम्मेदारी देने के मूड में आला कमान है? देखिए, ये बात तो आला कमान में ही के द्वारा ही बताई जा सकती है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का या माननीय मंत्रीगणों का दिल्ली जाना, वरिष्ठ नेताओं से मिलना, ये कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा है और इन जो हमारी यात्राएं हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और अन्य मंत्रियों के, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र भसीन जी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए भी। तो लगातार मुलाकात का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं गौरव यादव और रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा। फहीम, जैसा कि हमने अभी अभी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये स्वाभाविक है, ये मुलाकात, ये मीटिंग स्वाभाविक है और ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरीके से हम लगातार नेताओं को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं, तो ऐसे में क्या हम ये मान लें कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और तस्वीरें तभी साफ होंगी? चिकन जी का इंतजार तो करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ बयानबाजी है और जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आती, घोषणा नहीं होती किसी चीज को लेकर के। लेकिन इसमें एक बात है, जैसे मुख्यमंत्री ने भी बात कहा कि जो रामनगर में चिंतन शिविर उसको लेकर के आला कमान को जानकारी देनी है, या अभी भसीन जी कह रहे थे, तो ये बात राजनीतिक तौर पर लोगों में बहुत सीधे तौर पर गले नहीं उतर रही है। ये एक पहलू हो सकता है, एक बात हो सकती है कि सारी जानकारी आला कमान से चर्चा करना, ये लगातार बिल्कुल, हालांकि देखना होगा समय आने पर कि आखिर किन चीजों को लेकर बातचीत हुई है और किन चीजों को लेकर बातचीत अभी होनी है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया। फहीम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
रुक करेंगे देहरादून की खबर की ओर, जहां लगातार देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है चुनाव के मद्देनजर। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिनेश मोहनिया का बीजेपी अध्यक्ष पर वार, कांग्रेस के घोटालों पर दी तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी को 4.5 साल बाद याद आए घोटाले, बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी ही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक जैसी ही है। कई सालों बाद आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को घोटाले याद आते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिनेश मोहनिया का बीजेपी अध्यक्ष पर वार, कांग्रेस के घोटालों पर तीखी प्रक्रिया दी और कहा कि बीजेपी को 4.5 साल बाद घोटाले याद आए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों के कार्यकाल में काम के नाम पे तो कुछ कर नहीं पाई और केवल सीएम बदलने का खेल हो रहा है। अभी 6 महीने पहले उनके एक सीएम को बदला गया, फिर एक नए सीएम आए, अब नए सीएम को हटा के फिर कोशिश की जा रही है किसी और को सीएम बनाया जाए। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की चिंता कब करेंगे, काम की चिंता कब करेंगे। पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल मुख्यमंत्रियों को बदलने का क्रम जारी है। मेरा ये मानना है इससे पूरी सरकार की जो गवर्नेंस है वो सफर करती है, लोग परेशान होते हैं। अब सरकार कुछ योजनाएं लागू करती है, वैसे तो उन पे वैसे ही काम नहीं होता। देखिए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम को चुनाव लड़ने का चैलेंज, सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठिया ने चैलेंज दिया है, अगर उपचुनाव हुआ तो कोठियाल सीएम के खिलाफ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। गंगोत्री विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव, 6 महीने बाद भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, आम आदमी पार्टी का यह कहना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया गया है। सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल। अगर उपचुनाव हुआ तो कोठियाल सीएम के खिलाफ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया गया है। देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो उत्तराखंड की जनता को एक स्थिर सरकार देने का वादा किया था और उत्तराखंड की जनता से बदले में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। लेकिन पिछले 4.25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ एक के बाद एक छलावा किया, उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया। एक के बाद एक लगातार 2 रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री जनता पर थोपे गए, एक जीरो वर्क सीएम, दूसरा विजनलेस सीएम, और जो विजनलेस सीएम है उनका विधानसभा निर्वाचित होने का समय गुजरता जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और तीरथ रावत साहस नहीं जुटा पा रहे हैं उपचुनाव लड़ने का। तो देखिए, तो सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी नेता, और अगर उपचुनाव हुआ तो कोठियाल सीएम के खिलाफ लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया गया है। आपने गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया, गंगोत्री विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव और इस पर ही चैलेंज दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सीधे सरकार को 6 महीने बाद भी चुनाव लड़ने को लेकर बात कही गई है। सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल। अगर उपचुनाव हुआ तो कोठियाल सीएम के खिलाफ लड़ेंगे। आपने गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। तो रायपुर पुलिस ने 60,58,000 रुपए गबन करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की है, जिसमें निजी हॉस्पिटल में काम कर रहे एक वरिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आनंद शुक्ला ने यह मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 60,58,000 के यूजर चार्जेस का गबन करने का आरोप लगाया था। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है।
जैसे जैसे प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे नियमों में छूट भी दी जा रही है। इसी के चलते धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डरों पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आस्था के नाम पर गंगा के घाटों पर सारे नियम कानून टूट रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बॉर्डर पे लगातार RT-PCR और जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही है। और जो यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से, चूँकि अन्य प्रांतों में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में यात्रियों का आना क्रमशः जारी है हरिद्वार में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को सजग करें। इसके लिए हमने होटल धर्मशाला यूनियन के लोगों के साथ भी बैठक करी है, जो वहाँ पे ढाबे और रेस्टोरेंट हैं उनके साथ भी मीटिंग की है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रखा जाए। बॉर्डर पे तो आने वाले 23 जुलाई से पौड़ी के कोडिलिया पार्क में चेयर फॉर इंडिया की थीम पर आधारित सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जिसके चलते ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सेल्फी खींचकर टोक्यो ओलंपिक में भेज सकते हैं। बता दें कि स्थानीय विधायक मुकेश कोहली भी सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट जाएं और सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें, जिससे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा सके। हमारे जो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि जो 23 जुलाई को टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें जितने भी हमारे देश के, भारत के जितने भी खिलाड़ी वहाँ प्रतिभाग करने जा रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कैंपेन है, जो कैंपेन है चेयर फॉर इंडिया के लिए जो कैंपेन है, उस कैंपेन के लिए हम लोग उनके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो रुड़की के लंढोरा में देर रात हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक में भयंकर आग लग गई और आग की चपेट में आने से ट्रक के 12 टायर जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से टल गया। राहत देने वाली बात तो ये रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो ये जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, अब अमूल दूध के रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है। कंपनी ने 2 रुपए लीटर रेट बढ़ाकर आम जनता पर खासा असर डाला है। दूध और गैस जैसी चीजों पर रेट बढ़ना गरीब जनता की जेब पर डाका डालने जैसा है। बता दें कि बढ़ती कीमतों के चलते जल्दी लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते भी नजर आएंगे। साथ ही 45 सालों में महंगाई अपने चरम पर है और ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमत को देखें तो उसका जो सीधा असर है जनता की जेब पर पड़ता है, और उसी को हिसाब से अगर देखें तो दूध की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो सीधा असर गरीबों की जेब पर पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करे और पेट्रोलियम पदार्थों में जैसे कि डेली यूज़ होने वाली चीज़ें, घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, गैस और पेट्रोल जो हमेशा जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इस्तेमाल करता है, उसको कंट्रोल में करना चाहिए, जिससे कि आम जनता के पहुँच तक पहुँच जाए। लेकिन सरकार लगातार कीमतों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जनता के जेब पर एक अधिभार पड़ रहा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। तो हल्द्वानी पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी। अध्यक्ष ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि कोविड के समय में सेवा ही संगठन के तहत महिला मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी महिला मोर्चा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। साथ ही बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक महिला मोर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रही है। रितु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 50% टिकट महिलाओं को दिया जाना चाहिए। देखिए, महिला होने के नाते
एक राजनीतिज्ञ होने के नाते भी मैं पूरी तरह से चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट महिलाओं को मिले। हम तो पक्षधर है कि 50% महिलाओं को, हम बहनों को मिलना चाहिए, तो मैं पुरजोर कोशिश करूँगी कि बढ़िया महिलाओं को हम टिकट दे सकें ताकि वो प्रदेश की सेवा में आगे आएँ। देखिए और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।